सोचो एक ऐसा देश जहां लोग लिटरली भूख से मर रहे थे, जहां इकोनॉमी का हाल इतना बुरा था कि लोगों को लगता था कि ये देश कभी दुनिया के मैप पे खड़ा ही नहीं हो पाएगा। कल तक जो देश अपने लोगों को खाना तक नहीं खिला पा रहा था, आज वही देश दुनिया को आईफोन असेंबल करके दे रहा है। और ये वही देश है जो सिर्फ कुछ डेकेड्स के बाद ही अमेरिका के सामने खड़ा है एक ग्लोबल पावर बनकर। ये कहानी है चाइना की। चाइना के राइज को समझने के लिए हमें थोड़ा हिस्ट्री में पीछे जाना होगा। 1949 में जब एक कम्युनिस्ट पार्टी ने माओ जेडोंग के लीडरशिप में पावर ली तो कंट्री के हालात काफ़ी ख़राब थे। देश में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, इलिटरेसी बहुत ज़्यादा थी और सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी सूखा, जिससे भुखमरी की वजह से लोग लाखों की संख्या में मर रहे थे। ऐसे समय पर चाइना ने एक एक्सपेरिमेंट शुरू किया जिसका नाम था द ग्रेट लीप फॉरवर्ड। नाम बड़ा कैची था लेकिन ग्राउंड रियलिटी कुछ और ही थी। ईयर 1949 में माओ जेडोंग ने पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का ऐलान किया, एक सिविल वॉर के बाद का देश जो लगभग टूट फूट सा गया था, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर वीक था, इंडस्ट्रीज़ ना के बराबर थी और एक मैसिव 55 करोड़ की पॉपुलेशन जो ज़्यादातर गांव देहात में रहती थी। उस टाइम एक परिवार के लिए एक वक्त का खाना मिलना भी बहुत मुश्किल था। बेसिकली उस टाइम लोगों के लिए ज़िंदा रहना ही बहुत बड़ी बात थी। और जब आप इस सिचुएशन को देखते हो तो ये सोचना नेचुरल है कि उस टाइम देश को डेवलप करने के लिए कोई भी बड़ा प्लान कैसे चल सकता है। फिर भी इस देश ने सिर्फ 10 सालों के अंदर ही एक ट्रांसफॉर्मेशन शुरू किया जो दुनिया के सबसे बड़े इकोनॉमिक मिरेकल्स में शुमार होता है। माओ और कम्युनिस्ट पार्टी ने शुरू से ही डिसाइड किया कि ये ट्रांसफॉर्मेशन सेंट्रलाइज प्लानिंग से आएगा। सबसे पहला स्टेप था लैंड रिफॉर्म्स। 1950 में लैंड रिफॉर्म लॉ पास हुआ है, यानी कि ज़मीन सुधार लॉ। इसमें बेसिकली बड़े ज़मींदारों की ज़मीनों को डिस्ट्रीब्यूट करके छोटे किसानों को दे दिया गया। अगर आप ग्राउंड लेवल पे देखें तो एक प्राइमरी या फिर एक बहुत ही बेसिक सोशल चेंज था। पहले जहां किसान के लिए कोई इंसेंटिव्स नहीं थे, अब वहां उन्हें ओनरशिप का हक मिला। लोगों ने पहली बार महसूस किया कि उनके हाथ में कुछ कंट्रोल है। पर यह प्रोसेस स्मूथ नहीं था। इसको लेकर बहुत विरोध हुआ और हिंसा के साथ साथ सोशल टेंशन्स भी बढ़ने लगे। ठीक वैसे ही जैसे आज भारत में किसी नए लॉ या रिफॉर्म को लेकर प्रोटेस्ट होते हैं, लेकिन इससे चाइना में स्ट्रक्चरल चेंज हुआ और यही वो फाउंडेशन थी जिसके बाद देश को डेवलप करने वाली पॉलिसीज़ और लॉज पॉसिबल हुए। 1953 से 1957 तक सोवियत मॉडल से इंस्पायर होकर चाइना ने अपना पहला 5 ईयर प्लान अडॉप्ट किया। इस प्लान में मेजर फोकस था हैवी इंडस्ट्रीज़ पे, जैसे कि स्टील, कोयला, पावर प्लांट्स और बेसिक मैन्युफैक्चरिंग। इसके थ्रू रेलवेज़ और फैक्ट्रीज़ बनाए गए और एक इंडस्ट्रियल बेस क्रिएट करने की कोशिश शुरू हुई। लेकिन ये एक भारी आयरनी थी क्योंकि उस टाइम चाइना की इकोनॉमी का ज़्यादातर बेस एग्रीकल्चर था, पर इस 5 ईयर प्लानिंग ने उस सेक्टर को उतनी प्रायोरिटी नहीं दी। अब ये इम्बैलेंस बाद में जाकर एक मेजर प्रॉब्लम बन गया क्योंकि स्टील तो बन रहा था पर 55 करोड़ की पॉपुलेशन का पेट भरने के लिए खाना नहीं था। अब खाने की कमी के बाद भी ईयर 1958 में माओ ने एक बहुत ही एम्बिशियस प्रोग्राम लॉन्च किया जिसको नाम दिया गया ग्रेट लीप फॉरवर्ड। ये नाम बहुत ही बड़ा था और मिशन उससे भी बड़ा। इसका आइडिया ये था कि देश के इंडस्ट्रियल आउटपुट को और ज़्यादा और जल्दी बढ़ाया जाए। इससे पूरे देश के गांव में कम्यून्स बन गए, प्राइवेट फार्मिंग को ख़त्म कर दिया गया और हर कॉलोनी और गांव के हर घर में बैकयार्ड फर्नेसेस यानी स्टील बनाने वाली भट्टी को लगाने का हुक्म दे दिया गया ताकि लोग स्टील बना सके। आज जब आप ये सुनते हो तो थोड़ा अजीब लगता है, पर लोग अपने घरों में बर्तन और खेती के औजारों को भट्टी में डाल के पिघलाते थे, सो कॉल्ड इंडस्ट्रियल आउटपुट को बढ़ाने के लिए। मतलब इमेजिन करो प्रेशर कुकर को मेल्ट करके बुलेट ट्रेन बनाने की सोच। ऑफ कोर्स इसकी क्वालिटी बहुत बेकार थी और प्रोडक्शन अनरियलिस्टिक टारगेट से ज़्यादा रिपोर्ट किया गया। लोकल ऑफिशियल्स नंबर्स इन्फ्लेट करते और गवर्नमेंट को अच्छा डेटा भेजते थे। अब इसका नतीजा ये हुआ कि फूड प्रोडक्शन ड्रास्टिकली गिर गया और 1959 से 1961 के बीच एक ज़बरदस्त अकाल और भुखमरी ने देश को जड़ से हिला दिया। अब एस्टिमेट्स अलग अलग हैं, लेकिन रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग लगभग 4.5 करोड़ से ज़्यादा लोगों की जान इस वजह से चली गई। ये एक ऐसा डार्क चैप्टर था जो पॉलिसी एम्बिवेलेंस और इम्प्लीमेंटेशन फेलियर का सबसे बड़ा एग्जाम्पल बन गया। भुखमरी के बाद एक टेम्परेरी रिकवरी हुई जहां कुछ प्रैक्टिकल सोच रखने वाले क्रांतिकारी नेताओं और लीडर्स ने छोटे मोटे स्टेप्स लिए, लेकिन माओ ने अपनी पॉलिटिकल ग्रिप वापस मजबूत करने के लिए कल्चरल रेवोल्यूशन शुरू कर दिया।
अब नाम से आपको लग रहा होगा कि इसमें कल्चर होगा और कुछ रेवोल्यूशन वाली बात होगी, इसमें कल्चर को बढ़ावा दिया गया होगा। लेकिन 1966 में शुरू हुआ कल्चर रेवोल्यूशन एक ऐसा दौर था जिसमें यंग लोगों को इकट्ठा करके उन्हें पावर्स दी गई ताकि वो माओ का सपोर्ट करें। उन्हें नाम दिया गया रेड गार्ड्स और इन रेड गार्ड्स के थ्रू इंटेलेक्चुअल्स, टीचर्स और धार्मिक लोगों को टारगेट किया गया। इनका मेन मोटिव था 4 ओल्ड्स को हटाना, जो थे पुराने रीति रिवाज, पुराना कल्चर, पुरानी हैबिट्स और पुराने आइडियाज़। सोचो एक ऐसा टाइम जब पुराने मंदिर, म्यूजियम्स और हिस्टोरिक जगहें तोड़ फोड़ दी गई, सड़कों के नाम बदल दिए गए और जो इंटेलेक्चुअल्स और ऑफिशियल्स थे उन्हें तक सबके सामने बेइज्जत कर दिया गया। मंदिर तोड़ दो, बुक्स जला दो, टीचर्स को गाली दो, बस इतना ही चाहिए था एक नई सोसाइटी बनाने के लिए। लॉजिक गया तेल लेने। मतलब एक पूरी जनरेशन को हिस्ट्री और कल्चर भुलाने की कोशिश की गई। लेकिन एक चीज़ जो इस पीरियड ने क्रिएट की वो थी एक्सट्रीमली पावरफुल सेंट्रलाइज्ड पार्टी स्टेट हथियार, जो मास मोबिलाइजेशन और किसी भी ऑर्डर को जबरन लागू कर सकता था। अब 10 साल तक चले इस रेवोल्यूशन के बाद 1976 में माओ की डेथ हो जाती है, जिससे एक नया पॉलिटिकल एनवायरनमेंट खुलता है। माओ की पार्टी का तख्ता पलट हुआ और थोड़ी प्रैक्टिकल सोच आनी शुरू हुई। और ये वही वक्त था जब एक नए लीडर डेंग शाओपिंग धीरे धीरे पॉपुलर होने लगे। अब डेंग का अंदाज थोड़ा अलग था। उन्होंने आइडियोलॉजी को सेकंड प्लेस पर रख दिया और प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस को फर्स्ट प्रायोरिटी बना दी। उनकी एक बहुत ही फेमस लाइन थी कि फ़र्क नहीं पड़ता कि बिल्ली का रंग काला है या फिर सफ़ेद, जब तक वो चूहे पकड़ रही है। मतलब जो तरीका काम करे उसे अडॉप्ट करो, चाहे आइडियोलॉजी से मैच करे या फिर ना करे। अब इसके 2 साल बाद 1978 में डेंग ने ऑफिशियली रिफॉर्म्स एंड ओपनिंग अप पॉलिसी स्टार्ट की और इससे एग्रीकल्चर सेक्टर में सबसे पहले चेंज आया। इसमें हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ और फैमिलीज़ को अपनी ज़मीन का एक हिस्सा और एक खेती से प्रोड्यूस हुए अनाज को मार्केट में बेचने का अधिकार मिल गया। अब इसका रिजल्ट बहुत ही तेज़ी से मिला। अनाज की प्रोडक्टिविटी बढ़ने लगी, गांव में लोगों की इनकम बढ़ी और लोगों के पास ज़्यादा रिसोर्सेज आए जिनसे वो इन्वेस्ट कर सकते थे। और इसी के साथ खाना सिक्योर होने लगा और रूरल सेविंग्स भी शुरू हुई ताकि वो बाद में अर्बन इन्वेस्टमेंट के लिए काम आए। अब यहाँ डेंग और उसकी टीम ने एक एक्सपेरिमेंटल अप्रोच अडॉप्ट की। वो डायरेक्टली नेशनल लेवल पे चेंजेस नहीं ला रहे थे। पहले छोटे एक्सपेरिमेंट्स चलाए गए जिसमें 4 छोटे गांव, जिसमें शेंजन, जुहाई, शाइमन और शांटों में स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स क्रिएट किए गए। अब शेंजन एक छोटा मछुआरों का गाँव था जहाँ पे पॉलिसीज़ को टेस्ट किया गया, टैक्स इंसेंटिव्स और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स को अलाउ किया गया और इससे मार्केट में मैकेनिज्म्स को ट्रायल मिल गया। और इसी अप्रोच के साथ कि अगर एक्सपेरिमेंट्स सक्सेसफुल हुए तो उन्हें स्केल कर दिया जाएगा। ये एक क्लासिक एग्जांपल बन गया कि रिस्क को लोकलाइज करो, देखो क्या चल रहा है और फिर उसे स्केल करो। अर्बनाइजेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट डेंग एरा का नेक्स्ट चैप्टर था। पोर्ट्स, रोड्स, पावर प्लांट्स और टेलीकम्युनिकेशन लाइंस में मैसिव पब्लिक इन्वेस्टमेंट हुई। अब लाखों लोग गांव से निकलकर शहरों में आने लगे थे, जिससे फैक्ट्रीज़ में सस्ता लेबर सप्लाई बना और चाइनीज शहरों में असेंबली लाइन मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हुई। और इसी के साथ डेंग ने चाइना में फॉरेन कैपिटल और टेक्नोलॉजी को इनवाइट किया। जॉइंट वेंचर्स, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स और एफडीआई लिंकेजेस से चाइनीज़ एक्सपोर्टर्स ग्लोबल सप्लाई चेन्स में इंटर होने लगे। अब इनिशियली सस्ती चीज़ें जैसे कि खिलौने, टेक्सटाइल्स और सस्ते इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स एक्सपोर्ट हुए, जिसकी वजह से पूरी दुनिया ने चाइनीज़ माल का मजाक उड़ाना स्टार्ट कर दिया। लेकिन फिर धीरे धीरे टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र और इकोनॉमिक स्केल से प्रोडक्ट्स और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और हाई क्वालिटी के हो गए। अब यहाँ चौंकाने वाली बात यह है कि 1980 से 1990 में चाइना की एवरेज एनुअल जीडीपी ग्रोथ 9.9% चली गई थी, जो वर्ल्ड हिस्ट्री में रेयरली किसी और देश के लिए देखने को मिलता है। 1980s के एंड तक इंटरनेशनल परसेप्शन में भी चेंज नज़र आया। फॉरेन इन्वेस्टर्स जो पहले चाइना को रिस्की मानते थे, अब वो पोटेंशियल देखने लगे। 1992 में डेंग की फेमस सदर्न टूर ने रिफॉर्म मोमेंटम को एक स्ट्रॉन्ग पब्लिक सिग्नल दिया। डेंग अलग अलग शहरों और गाँव में गए और लोकल लोगों को नया बिजनेस एक्सेलरेट करने के लिए इनकरेज किया और ये मैसेज दिया गया कि सरकार स्टार्टअप्स और बदलाव के साथ कमिटेड है। और इसके बाद कोस्टल एक्सपोर्ट्स हब्स जैसे कि शेंजन और शंघाई का अगले 2 डेकेड्स में राइज होना शुरू हो गया। अगर आप अब तक ये सोच रहे हो कि ये सब एक लकी कोइंसिडेंस था, तो समझने वाली बात यह है कि ये एक ग्रेजुअल और स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस था। लैंड रिफॉर्म्स ने गांव का स्ट्रक्चर बदला, ग्रेट लीप फॉरवर्ड ने बहुत ही ब्रूटल लेसन्स दिए, कल्चरल रेवोल्यूशन ने एजुकेशन और एक्सपर्टीज़ पे कॉस्ट इम्पोज की
और डेंग ने इन सब से सीख कर ऐसी पॉलिसीज़ बनाई जिनसे चाइना को डेकेड्स तक ग्रोथ मिली। इस सीक्वेंस में हर एक मिस्टेक और हर एक एक्सपेरिमेंट से कुछ ना कुछ सीखा गया और पॉलिसी मेकर्स ने एडजस्ट भी किया, और इसी लर्निंग लूप ने चाइना को एक यूनिक एडवांटेज दिया, कैपेसिटी टू टेस्ट, फेल, लर्न एंड देन स्केल। चाइना के लिए 1980s एक टेस्टिंग ग्राउंड था, लेकिन 1990s वो दौर था जब पूरी दुनिया को क्लियर सिग्नल मिल गया कि देश अब रुकने वाला नहीं है। डेंग शाओपिंग के रिफॉर्म्स ने पहले ही रूरल इनकम्स बढ़ा दिए थे, खाना सिक्योर हो गया था और लोगों में एक नया कॉन्फिडेंस आया था। लेकिन असली खेल अब शुरू हुआ था इंडस्ट्री, एक्सपोर्ट्स और ग्लोबल इंटीग्रेशन का। यहाँ पर प्लानिंग और प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस का ऐसा कॉम्बिनेशन बना जिसका एग्जाम्पल शायद मॉडर्न हिस्ट्री में कहीं देखने को नहीं मिलता। शेंजन, जो एक मछुआरों का गांव था, 1980s तक उसने दिखाया कि छोटे एक्सपेरिमेंट्स कैसे नेशन वाइड पॉलिसी बन सकते हैं। वहाँ की फैक्ट्रीज फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए मैग्नेट बन गए। हांगकांग के एंटरप्रेन्योर्स आए, ताइवान से कैपिटल आया और ग्लोबल कंपनीज ने लो कॉस्ट लेबर और टैक्स बेनिफिट्स देखकर अपना प्रोडक्शन शिफ्ट करना शुरू कर दिया। और 1990s आते आते कोस्टल बेल्ट पूरा एक एक्सपोर्ट हब बन गया था। आप इमेजिन करो, जहाँ लोग कल तक खेती से गुजारा करते थे, वहाँ अब असेंबली लाइंस चल रही थी, जहाँ से जीन्स, खिलौने और छोटे इलेक्ट्रॉनिक्स दुनिया भर में भेजे जा रहे थे। अब अर्बन माइग्रेशन इस पीरियड का दूसरा डिफाइनिंग फैक्टर था। इस बार करोड़ों के हिसाब से लोग गांव छोड़कर शहरों में आ रहे थे। एक तरह का रेजिडेंसी परमिट सिस्टम, जिसे हुकूक कहते हैं, उसने माइग्रेशन को रेगुलेट किया। लेकिन डिमांड इतनी ज़्यादा थी कि अर्बन स्लम्स और माइग्रेंट वर्कर कैंप्स डेवलप हो गए। ये लोग सस्ती लेबर सप्लाई कर रहे थे और इसी चीप लेबर ने मेड इन चाइना को ग्लोबल रियलिटी बना दिया। आप सोचिए, एक अमेरिकन कंपनी को एक खिलौना बनाने में $5 लगता था, वही काम चाइना में सिर्फ $1 में हो रहा था। इस कॉस्ट एडवांटेज ने 1990s में पूरे ग्लोबल सप्लाई चेन को हिला कर रख दिया। पर ये सिर्फ लेबर कॉस्ट का गेम नहीं था। चाइना ने पैरेलली इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत भारी इन्वेस्टमेंट किए। रोड्स, हाईवेज, पोर्ट्स और पावर प्लांट्स का कंस्ट्रक्शन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्केल पे हुआ। वहीं सिर्फ 10 सालों में शंघाई का पुडोंग डिस्ट्रिक्ट एक दलदल वाली जगह से बड़ी बड़ी बिल्डिंगों वाला शहर बन गया। और शंघाई और शेंजन के पोर्ट्स दुनिया के बिजिएस्ट पोर्ट्स बन गए। मतलब अगर एक कंटेनर शिप दुनिया में कहीं भी जा रहा था तो चांसेस थे कि वो चाइना से निकला हो या फिर चाइना ही जा रहा हो। ये प्लानिंग की ब्रिलियंस थी। डिमांड क्रिएट करो और फिर उस डिमांड को सर्व करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी रखो। और फिर आता है एक गेम चेंजिंग मोमेंट। 2001 में चाइना ने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन किया और उस दिन से दुनिया का शॉपिंग कार्ट परमानेंटली मेड इन चाइना हो गया। ये एक मास्टर स्ट्रोक था, क्योंकि अब दुनिया की बड़ी इकोनॉमीज़ को चाइना के साथ मजबूरन ट्रेड खोलना पड़ा। टैरिफ्स गिरे, एक्सपोर्ट्स स्काई रॉकेट हुए और एक डेकेड के अंदर ही चाइना दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग कैपिटल बन गया। अगर 1990s में आपने मेड इन चाइना का लेबल देखना शुरू किया था तो अर्ली 2000s तक वो पूरी दुनिया में फैल गया था। खिलौने, कपड़े, फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स और हर चीज़ पर मेड इन चाइना का स्टैम्प था। यही वो दौर था जब बाकी देशों ने चाइना की ग्रोथ को मिरेकल कहना शुरू कर दिया। इमेजिन करो, एक देश की जीडीपी 1978 में सिर्फ 150 बिलियन थी, वो साल 2000 के आते आते सिर्फ 20 सालों में ही $1 ट्रिलियन क्रॉस कर गई। इसी पीरियड में एक और इंटरेस्टिंग शिफ्ट हुआ, कंज्यूमर गुड्स मैन्युफैक्चरिंग से टेक्नोलॉजी और हायर वैल्यू इंडस्ट्रीज़ की तरफ। शुरुआत में चाइना सिर्फ एक वर्ल्ड्स फैक्ट्री था जहां लो कॉस्ट असेंबली होती थी, लेकिन 1990s और 2000s में चाइनीज़ कंपनीज़ ने टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र का फ़ायदा उठाकर अपने प्रोडक्ट्स बनाने शुरू किए। इसमें हुआवे और ZTE जैसी कंपनीज टेलीकॉम में उभरने लगी। लिनोवो ने IBM का PC बिजनेस खरीद लिया। मतलब सिर्फ कॉपी पेस्ट नहीं, बल्कि अब चाइना इनोवेशन और एक्विजिशन के थ्रू भी आगे बढ़ने लगा। और ये शिफ्ट चाइना को सिर्फ एक एक्सपोर्टर से एक पोटेंशियल टेक जाइंट बनने की तरफ ले जा रहा था। अब साल 2008 का ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस भी चाइना के लिए एक चैलेंज था। जब अमेरिका और यूरोप की इकोनॉमीज क्रैश हो रही थी, तब चाइना ने 4 ट्रिलियन युआन का पैकेज अनाउंस किया अपने इंफ्रास्ट्रक्चर और डोमेस्टिक डिमांड को फोकस करते हुए। और इस पीरियड में चाइना मॉडल की बात दुनिया भर में होने लगी। एक ऐसा मॉडल जिसमें अथॉरिटेटिव पॉलिटिक्स प्लस मार्केट इकोनॉमिक्स था, जो अपेरेंटली हर सिचुएशन में ग्रोथ डिलीवर कर रहा था। लेकिन हर चीज़ के अपने कॉस्ट होते हैं। 1990s और 2000s के दौर में चाइना की ग्रोथ ने इनइक्वालिटी को भी बढ़ाया। समुद्र के किनारे वाले शहर बहुत अमीर बन गए, लेकिन इंटीरियर प्रोविंस अभी भी गरीब ही रहे।